जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 2 जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। और आपने इसका परिचय और इस चैप्टर का क्या संदर्भ है ये आपने समझ लिया है। आपने समझ लिया है कि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई और किन परिस्थितियों में हमने अपना पहला आम चुनाव कराया। 1952 का पहला आम चुनाव हमने किस प्रकार से कराया और पूरी दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही थी, ये भी आप बखूबी इस बात से परिचित हो गए। आपने देखा कि दुनिया नेहरू जी को तंज कस रही थी कि ये आम चुनाव जो आप करा रहे हैं ये आपके लिए एक खतरे का विषय बन जाएगा। बहुत लोगों ने कहा कि ये एक जुआ है, लेकिन हमारे देश की जनता ने और हमारे देश की सरकार ने दोनों ने ही लोकतंत्र का एक ऐसा त्योहार कराया जिसे देखकर पूरी दुनिया अचंभित रह गई और पूरी दुनिया को यह मानना पड़ गया कि शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, न शिक्षा का न गरीबी का। अगर आप लोगों को उनके अधिकार मुहैया कराएंगे तो लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करना खुद ब खुद सीख जाएंगे। उन्हें जरूरत नहीं, जिस इंसान के अंदर इतनी समझ है कि क्या गलत है और क्या सही, वो लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो लोकतंत्र में भागीदारी कर सकता है और भारत की जनता ने ये करके दिखाया। और आप सब जानते हैं पहले आम चुनाव में जितने भी प्रत्याशी खड़े थे सब ने ये माना कि भारत का पहला आम चुनाव बहुत ही निष्पक्ष और स्वतंत्र हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। और हर सीट पर कितने उम्मीदवार खड़े थे? अमूमन कम से कम 4 उम्मीदवार तो हर सीट पर खड़े थे, मतलब पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था। अगर भाई लोकतंत्र में विपक्ष ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं हो। विपक्ष का होना एक लोकतांत्रिक समाज में सबसे बड़ी जरूरत होती है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? पक्ष है और विपक्ष है, दोनों है तब है लोकतंत्र। एक के होने से लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? पक्ष और विपक्ष, पक्ष भी है और विपक्ष भी है तब है लोकतंत्र। सिर्फ एक के होने से लोकतंत्र नहीं होता, ये बात आप जाने और भारत की जनता भी इस बात को समझे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो आज हम चल रहे हैं समझने कि पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों रहता है, क्या कारण होते हैं कि कांग्रेस पहले 3 चुनाव में उसी का दबदबा रहता है। पहले 3 चुनाव का मतलब क्या है? कब से कब तक का समय काल हम होगा यहाँ पर? पहले 3 चुनाव, पहले 3 चुनाव, पहला 1952, फिर उस 1952 से लगा लो 5 साल तो फिर कितना होगा? 1957, फिर 1962। ये है आपके, और इन तीनों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहता है। और क्यों रहता है यही चल रहे हैं हम समझने। क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी इन तीनों चुनावों में दबदबा कायम करके रखती है? क्या कारण है? आज हम चल रहे हैं इसी चीज को समझने। हमने पिछली क्लास में समझ लिया कि हमने लोकतंत्र को किस प्रकार से स्थापित किया। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चुनौतियां फेस करी लोकतंत्र को स्टैब्लिश करने के लिए। अब हम चल रहे हैं समझने पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व को। क्या चल रहे हैं समझने? कांग्रेस के पहले 3 चुनाव में प्रभुत्व को चल रहे हैं हम समझने। यहां पर ये जो है ना, ये 3 चुनाव, यहां पर केंद्र में भी कांग्रेस है और अधिकतम राज्यों में भी, मतलब पूरे सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार होती है। एक राज्य में आती है बीच में एक दूसरी सरकार, लेकिन उसे राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत उसे हटा दिया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला राज्य वो कौन सा है जिसमें गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो वो आप बताएंगे कौन सा राज्य है? केरल। केरल में कौन सी पार्टी की बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल की सरकार बनती है। पहली गैर कांग्रेसी सरकार अगर कहीं बनती है तो कहां बनती है? केरल में, और उसे
उसे जल्दी ही वहां से बर्खास्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत। ये सारी बातें चल रहा हूं मैं आपको बताने। कांग्रेस के 3 आम चुनाव में 52 के, 57 के, 62 के, इन तीनों आम चुनाव में क्यों दबदबा रहता है, यही चल रहे हैं हम समझने। ठीक है, आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कारण थे। ठीक, पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ, किसी को अचंभा नहीं हुआ। सबको पता था कि कांग्रेस ही जीतेगी, कांग्रेस ही जीतेगी। और उसके जीतने के पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो यह था, मैं आपको बता दे रहा हूं, पहला कारण तो यह था कि कांग्रेस के पास सबसे बड़ा संगठन था। भाई संगठन था, उसके गांव गांव में कार्यकर्ता थे, उसके गांव गांव में कार्यकर्ता थे, और वो भारत की सबसे पुरानी पार्टी थी। और उसमें जितने पुराने चेहरे जुड़े हुए थे, उतने पुराने चेहरे, उतने प्रसिद्ध चेहरे किसी और पार्टी में नहीं थे। उस समय के जितने भी कद्दावर नेता, बड़े बड़े नेता थे, वो सारे के सारे किस पार्टी के सदस्य थे? कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। किस पार्टी के नेतृत्व में भारत को आजादी मिली थी? कांग्रेस पार्टी की आजादी में। समझ में आएगा? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भारत को आजादी मिली थी। इस चीज की सबसे ज्यादा बढ़त कांग्रेस को प्राप्त थी। कांग्रेस को इस चीज की सबसे ज्यादा बढ़त प्राप्त थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में ही भारत को आजादी मिली थी, और कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में इस बात को जाहिर कर रहा था, इस बात को बता रहा था कि जिस प्रकार से हमने भारत को आजादी दिलाई, उसी प्रकार से हम भारत को गरीबी से, महामारी से भी आजादी दिलाएंगे। समझ रहे? तो ये पहला बेनिफिट तो ये था कि उसके पास क्या था? उसके पास आजादी का श्रेय था। मतलब उसने आजादी दिलाई, उसके नेतृत्व में आजादी मिली है। इस बात का पूरा क्रेडिट किसके पास था? कांग्रेस के पास था। तो जनता उससे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। और उस समय के जितने भी बेस्ट लीडर्स थे, जितने भी बेस्ट लीडर्स, वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। समझ में आई बात? और कांग्रेस अपने आप में ही बहुत सारी विचारधाराओं को समाये हुए थी। कांग्रेस अपने आप में एक सतरंगी छाता थी। हर विचारधारा उसमें समाई हुई थी। चाहे आप समाजवाद ले लें, चाहे आप पूंजीवाद ले लें, चाहे आप साम्यवाद ले लें, हर विचारधारा के लोग आपको कांग्रेस में मिल जाते थे। कांग्रेस अपने समय का एक मल्टीप्लेक्स मॉल था। मल्टीप्लेक्स मॉल, जैसे मॉल में सारी चीजें मिल जाती हैं, वैसे ही कांग्रेस में सारी विचारधाराएं, सारे गुण मिलते थे उस समय जनता को। तो इसीलिए कांग्रेस पर ही जनता सबसे पहले विश्वास करती थी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव गांव तक था। जितना बढ़िया नेटवर्क कांग्रेस का था, उतना बढ़िया नेटवर्क किसी और पार्टी का क्षेत्रीय स्तर पर नहीं था। उसका घर घर, गांव गांव में कार्यकर्ता मौजूद था। समझ में आई बात? अब जिसका घर घर, गांव गांव में कार्यकर्ता मौजूद है, इसका मतलब उसकी उस पार्टी का प्रचार प्रसार भी गांव गांव तक मौजूद है। जनता को उसकी उस पार्टी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता होगा। जैसे आज के टाइम पे भाजपा का है, कांग्रेस का भी है, लेकिन कांग्रेस का आज के टाइम पे थोड़ा कम हो गया और भाजपा सबसे ऊपर चल रही है। समझ में आया? तो इस प्रकार से उनका संगठन था। तो इन सब चीजों के कारण पहले आम चुनाव में कांग्रेस का जीतना कोई अचंभे की बात नहीं थी। कोई अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस में कोई संवैधानिक सरकार नहीं चलाई थी। जो पहले चलाई जा रही थी वो कौन सी सरकार थी? अंतरिम सरकार। उस सरकार को क्या कहते हैं? अंतरिम सरकार। जो 1947, 15 अगस्त 1947 से लेकर 1952 तक जिस सरकार ने भारत का नेतृत्व किया, उस सरकार को हम क्या कहते हैं? अंतरिम सरकार। उस सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अब जो सरकार बन रही थी वो एक जनता के द्वारा, देखो इस सरकार में और इस सरकार में एक अंतर है। क्या अंतर है? कि इस सरकार का चयन जनता ने नहीं किया है, पर इस सरकार का चयन कौन कर रही है? जनता कर रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार
और 1952 की सरकार में क्या मूल अंतर था, तो ये बताएंगे आप कि अंतरिम सरकार को जनता के द्वारा चुना नहीं गया था, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना नहीं गया था, परंतु जो आपकी 1952 की सरकार थी उसे जनता के द्वारा चुना गया था। तो ये मूल अंतर है। तो यहां पर आप देखेंगे जो उस समय का कैबिनेट था, ये अंतरिम सरकार का जो कैबिनेट था, इसमें आपको मिश्रित पार्टी के लोग दिखाई पड़ेंगे। इसमें आपको अंबेडकर भी दिखाई पड़ जाएंगे, आपको बहुत सारी पार्टियों के लोग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर कांग्रेस का दबदबा होगा। फिर यहां से कांग्रेस का दबदबा स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां से पहला लोकतांत्रिक चुनाव स्टार्ट होता है। यहां से हमारा देश लोकतांत्रिक जर्नी स्टार्ट करता है, अपनी लोकतांत्रिक यात्रा प्रारंभ करता है। यहां से हमारे देश में चुनाव होने स्टार्ट हो जाते हैं। और हम अभी जो बात कर रहे हैं, ये कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? हम केंद्र के चुनाव, संसदीय चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। हम राज्यसभा के, विधानसभाओं के चुनाव के बारे में नहीं बात कर रहे। विधानसभा मतलब राज्य सरकारों के चुनाव के बारे में, राज्य सरकार के चुनाव के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम केंद्र सरकार के चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं मुख्य रूप से। तो उस समय दोनों प्रकार के चुनाव एक ही टाइम पे हुए थे, केंद्र सरकार के भी और विधानसभाओं के भी। दोनों चुनाव एक ही टाइम पर कराए गए थे। समझ में आई बात? आगे सुनिए। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। पहली चीज जो कांग्रेस को हासिल थी वो क्या? इसके पास पूरी की पूरी लेगेसी थी। किसकी? फ्रीडम स्ट्रगल की पूरी की पूरी लेगेसी थी, क्योंकि इसको पूरा श्रेय इसी को दिया जाता था कि इसी के नेतृत्व में भारत ने आजादी प्राप्त करी है। इसीलिए भारत को सबसे पहले चलाने का मौका भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को ही प्रदान किया, क्योंकि गांधी भी इसी पार्टी के थे, आपके भगत सिंह भी इसी पार्टी के थे, आपके सरदार पटेल भी इसी पार्टी के थे, और उस समय के सबसे प्रचलित नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी पार्टी के सदस्य थे। तो जनता इस पार्टी से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी और इस पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव में मौजूद था। इसीलिए जनता ने इस पार्टी पर अपना विश्वास जताया और इस पार्टी को अपना बहुमूल्य मत प्रदान किया पहले आम चुनाव में, और पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाया। आगे सुनिए। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। ये भी बात थी, पूरे देश में सिर्फ यही एक पार्टी थी जिसका पूरे देश में संगठन था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आपके गुजरात से लेकर आपके नागालैंड तक इसी पार्टी का पूरा संगठन था। और इसी पार्टी का संगठन इतना अच्छा नहीं था, मतलब इस पार्टी का हर जगह कार्यकर्ता मौजूद था। हर जगह इसके कार्यकर्ता आपको देखने को मिल जाएंगे उस समय पर। आज की तुम्हें बात, नागालैंड मतलब कहाँ पे? इंडिया में ही है। हाँ, बस यही तो दिक्कत हो गई ना। भारत का बच्चा अपना एक राज्य ही नहीं जानता, नागालैंड कहाँ है। ये रहा नागालैंड, ये लिखा है, ये है नागालैंड। ठीक है। सेवन सिस्टर्स सुना है? सेवन सिस्टर, 7 बहनें, वो भी पता है। 7 बहनें यही हैं आपकी। ये आपका ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, इनको 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। इन्हें ही बोला जाता है पूर्व उत्तर के राज्य। समझ में आ गई बात? समझ। और इसे कहा जाता है चिकन नेक। इसे कहते हैं, ये जो एरिया है ना, इस एरिया को कहा जाता है चिकन नेक। देखो ना इसका, देखो ना गर्दन कैसी है इसकी, ये एरिया देखो मुर्गे जैसी है कि नहीं है? इसके तो हाँ, मुर्गे जैसा है ना इसका चिकन नेक। जैसे मुर्गे की गर्दन होती है वैसी गर्दन है ना इसकी, ये देखो ना, रास्ते से जुड़ी है ना। हाँ, समझ में? इसीलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। ठीक।
आगे सुनो। तो अब आपने 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 जाना कि कांग्रेस के जीतने के पीछे सबसे पहला कारण क्या था? कांग्रेस के पीछे आजादी की विरासत पहला कारण। दूसरा कारण, कांग्रेस का उस समय पूरे भारत में सबसे मजबूत संगठन था। यही एक पार्टी थी जिसका पूरे भारत में संगठन मौजूद था, और इसके अलावा कोई पार्टी नहीं थी जिसका संगठन मौजूद हो। तो अगर पूछा जाए पहले आम 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों था, तो इन कारणों को लिखना है, ये कारण है। पहला कारण क्या लिखोगे कि इसके पास आजादी की विरासत मौजूद थी। जनता मानती थी कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत को आजादी मिली है, कांग्रेस के नेतृत्व में भारत को आजादी मिली है, जिस कारण से कांग्रेस को ही पहले आम चुनाव में भारत की राजनीति को संचालित करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। और दूसरा, कांग्रेस ही एक पार्टी थी जिसका संपूर्ण राष्ट्र में संगठन मौजूद था, अर्थात संपूर्ण राष्ट्र में यही एक पार्टी थी जिसके कार्यकर्ता गांव-गांव में मौजूद थे। इसके अलावा कोई पार्टी नहीं थी जिसके कार्यकर्ता मौजूद हो। समझ में आया? और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसके पास एक कद्दावर चेहरा था, एक कह सकते हैं आप अंतरराष्ट्रीय चेहरा, जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता हो। वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी छवि, जैसा चेहरा और किसी पार्टी में नहीं था प्रधानमंत्री के रूप में। इसीलिए कांग्रेस को इसीलिए इतना ज्यादा महत्व प्रदान किया गया। समझ में आई बात? इसीलिए पहले आम चुनाव में जनता ने कांग्रेस को ही चुना। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी भी नहीं आई। आ गई तब भी भूल जाओगे कल, मुझे पता है ना, मुझे पता है। समझ में आई बात? नहीं कल पूछूंगा मैं, जिसे देख लेना चाहे। हाँ मैंक की तो नाम है ना, मैंक की नाम है ना इसका, फिर भी मैंक से देख लो। आगे कहां गए थे हम? फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल कितनी सीटें? 479, उनमें से 489 सीटों में से 364 सीटें जीती, और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गई। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। उसे कुल 16 सीट हासिल हुई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचिन, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। आखिरकार इन तीनों राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। समझ आई बात? पूरे देश में आप खुद देखो उस समय कितनी सीट थी? 489, और उसमें से कांग्रेस ने कितनी जीती थी? 364। 4 की 2 देख लो। लोकसभा की कितनी सीटें थी? 489, और उसमें जीत कितनी ली थी कांग्रेस ने? 364। देख लो। आप देखो कि कितने बड़े मार्जिन से कांग्रेस ने चुनाव जीता था। बहुमत नहीं, अपार बहुमत से जीता था, अपार बहुमत से। समझ में आई बात? वो अंतरिम सरकार की फोटो है जो आप देख रहे हो, ये अंतरिम सरकार की कैबिनेट की फोटो है। समझ में आई बात? ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक? तो ये आप देखिए कितना बड़ा मार्जिन, तो कितने हद तक जनता ने कांग्रेस को पसंद किया था। और मैंने आपको कारण बता दिया
इस पसंद के पीछे के क्या कारण थे जिस कारण से जनता ने कांग्रेस को पसंद किया था, इसके पीछे के क्या कारण थे ये आप बखूबी जान गए हैं। राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनी, और केंद्र के कांग्रेस के सरकार का नेतृत्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निर्वाचित जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम कभी प्रधानमंत्री का चयन नहीं करते, हम हमेशा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और वो प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पर हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ये एक दिन मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे देश में जनता कभी भी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती। जनता कभी भी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती। चुनाव करती है तो किसका करती है? अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों का। एक दिन मैं आपको इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा, ठीक? तो इस प्रकार से पहले आम चुनाव में केंद्र में भी कांग्रेस और राज्यों में भी कांग्रेस का दबदबा कायम हुआ। केंद्र में भी कांग्रेस और पूरे भारत के राज्यों में भी कांग्रेस का ही दबदबा कायम हुआ। और आगे सुनते हैं फिर आगे क्या होता है। यहां तक चुनावी मानचित्र दिया गया है, इस पर एक नजर दौड़ाने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1952-1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा 1962 में हुआ। इन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसे 3/4 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशांश भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी। विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। ऐसे एकाध मामलों को अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। 1957 में पहली बार होता है कि किसी विपक्षी पार्टी की सरकार बनती है किसी राज्य में, और वो कहां बनती है? केरल में। किस पार्टी की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। 1957 के चुनाव में केरल में बनती है, लेकिन जल्दी ही उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। यह है उसके बारे में लिखा है, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। अभी पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा इसके बारे में भी। आज भी है लेफ्टिस्ट पार्टियां जिसे कहा जाता है ना, जो जैसे आपने कभी, कैसे आपको बताऊं मैं, लेनिन का नाम सुना है? किसका भैया? लेनिन का। व्लादिमीर हाँ, लेनिन, हाँ, कार्ल मार्क्स नहीं सुना तो अब क्या बताऊं मैं आपको। आप चलो एक दिन मैं बताऊंगा आपको ढंग से, ठीक है, कि क्या होती है कम्युनिस्ट पार्टी। अरे जैसे कांग्रेस है, जैसे बीजेपी है, वैसी वो भी एक पार्टी है। उसकी विचारधारा एक अलग होती है। उसका वो विश्वास करती है किसमें? वो विश्वास करती है मजदूरों में, किसानों में। वो हमेशा समाजवाद के हित में चलती है, सामाजिक पहलुओं को ज्यादा महत्व प्रदान करती है। वो मानती है कि गरीब जनता को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। चीजें महंगी नहीं, चीजें सस्ती होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य ये फ्री होना चाहिए। जनता को सारी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुफ्त में मिलनी चाहिए। उसका मेन मोटिव होता है जनता को सामाजिक पहलुओं से रूबरू कराना और जनता को सामाजिक तौर पर जोड़कर एक साथ आगे बढ़ाना। ये किसका पहलू है? आपकी कम्युनिस्ट पार्टियों का पहलू होता है, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं, कुछ होती हैं मार्क्सिस्ट, कुछ होती है लेनिनिस्ट, कुछ और भी होती हैं आपकी, कुछ चाइना से प्रभावित कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं। तो वो सारी चीजें हैं आपके। जैसे चाइना में क्या कम्युनिज्म है, साम्यवाद है, वहां पर साम्यवाद के अंतर्गत शासन चलाया जाता है। समझ में आई बात? वहां पर एक पार्टी का शासन है और वही पार्टी पूरे देश को रूल करती है। वही पार्टी, वहां पर कोई विपक्ष पक्ष नहीं होता। समझ में आई बात? वहां पर पहले आप ये जान लीजिए 1970 से पहले
वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक तंत्र को चलाया जाता था। बहुत सारी चीजें फ्री थी, बहुत ही कम पैसों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती भी किसी के पास अपनी व्यक्तिगत नहीं होती थी, सारी खेती पर सरकार का नियंत्रण होता था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो निजी संपत्ति के अधिकार में विश्वास करती हैं, लेकिन जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब चीजों पर नियंत्रण सरकार का ही वो स्वीकार करती हैं। इन राज्यों में जैसे आप केरल में चले जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर शिक्षा के बहुत ही अच्छे साधन है। वहां आपका भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य अगर किसी को माना जाता है तो केरल को माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्राथमिक शिक्षा सबको मुफ्त में दी जाती है और अच्छी, भारत के और राज्यों की तरह नहीं कि कहने के लिए तो प्राइमरी स्कूल है लेकिन वहां पढ़ाई नहीं होती, वहां टीचर ही प्रोवाइड नहीं होते, ऐसा नहीं है। यहाँ के जो केरल के स्कूल होते हैं ना, वो आप कह सकते हो प्राइवेट स्कूलों की क्वालिटी से भी अच्छे होते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी के स्कूल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे स्कूल देखने को मिलते हैं, हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं। यह आप देख लो, भारत में ज्यादातर नर्स जो होती है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, वो सारी की सारी केरल की होती हैं या तमिलनाडु की होती हैं, इन्हीं क्षेत्रों की होती है। साउथ इंडिया की ज्यादा होती है, नॉर्थ इंडिया की लड़कियां, पुलिस वाले भी भैया। पर ये तो वैसे अच्छी बात है ना कि यहाँ तो इसे हटा भी दिया कम्युनिस्ट पार्टी को। कहाँ हटाया? नहीं, अरे ये कंपटीशन है भाई। चुनाव देखो, चुनाव ना क्या है, एक कंपटीशन है। हर कोई चाहता है कि मेरा ही पूरे देश पर दबदबा रहे। कोई अपने विपक्षी को अपने सामने टिकने देगा? अगर आप एक मजबूत ताकतवर व्यक्ति हैं तो आप अपने सामने किसी कमजोर व्यक्ति को खड़ा होने देंगे? बिल्कुल। अगर वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा है आपके सामने तो आप उसे पहले ही अपने पैर से दबाकर अपने रास्ते से हटा देंगे, जिससे कि आने वाले समय में वो आपके सामने बड़ा जाइंट ना बन सके। इसका कहने का मतलब था शायद कि लोकतंत्र की जगह कम्युनिस्ट पार्टी का शासन टिकेगा। नहीं, जैसे उनकी विचारधारा अच्छी थी ना कि फ्री में उन्हें हटा दिया। हाँ, तो वहां से कांग्रेस ने हटा दिया ना। कांग्रेस ने अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए केरल में वहां से हटा दिया उनको। तो अभी भी है कम्युनिस्ट। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी तो अभी भी है भारत में। ये रहा उसका कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर। ये आप जाओगे ना, ये जो अगर आप ये सड़क गोल मार्केट पार करोगे ना तो यहीं पर है कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर यही है, बगल में ही है। समझ में आया? लाल बहादुर सदन है ना, उसी के बगल में। अच्छा भैया, यहाँ पर तो दूसरे चुनाव में आपको कांग्रेस को टक्कर देखने को मिलती है थोड़ी बहुत। राज्य के चुनाव में, केंद्र के चुनाव में उसे कोई टक्कर देने वाला नहीं होता। केंद्र के चुनाव में तो वो मदमस्त हाथी की तरह चल रहा था, क्योंकि उसके टक्कर का, उसके जैसे संगठन किसी और पार्टी के पास तो मौजूद ही नहीं था। उसके जैसा कार्यकर्ता किसी के पास नहीं था। देखो, किसी भी पार्टी को खड़ा करने में ना सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती है तो वो किसकी होती है? कार्यकर्ता की होती है, जो किसी भी पार्टी के विचार को, किसी भी पार्टी के काम को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। तो उस समय कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी नहीं थी जिसका कार्यकर्ता इतना सतर्क, इतना जागरूक, इतना चंचल हो कि अपनी पार्टी की बात को गांव-गांव तक पहुंचा रहा हो। समझ में आई बात? तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा वैभवशाली पार्टी थी। समझ में आई बात की अभी भी नहीं आई? इसीलिए पहले तीनों चुनाव में कांग्रेस दिखाई पड़ती है। कांग्रेस दिखाई पड़ती है। आगे सुनिए। कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। ये जो कांग्रेस इतना बढ़ा चढ़ा दिख रही है, इसके बढ़े चढ़े होने के पीछे सबसे बड़ा कारण हमारा चुनावी तंत्र भी था। हमारा चुनावी तंत्र में देखो, चाहे आप 1 वोट से जीतो, चाहे आप 10 वोट से जीतो, आपकी जीत तो जीत होती है। मैंने आपको बताया ना, हमारे यहाँ पर है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। आप जो सबसे आगे वही जीते। मान लो आप और मयंक, सनी और मिहुल एक चुनाव क्षेत्र में खड़े हैं और मान लो
सनी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। आपको मिले, अगर 100 लोग हैं वोट डालने वाले, तो 100 लोगों ने अगर वोट डाला तो आपको दिए किसी ने 40 वोट और सन्नी को दे दिए किसी ने 50 वोट और इनको दे दिए किसी ने कितने 10 वोट। तो जीता कौन? सनी। जीता कौन? सन्नी। समझ रहे बात? लेकिन आधी जनता ने तो उसे पसंद भी नहीं किया है ना, फिर भी वो जीत गया। फिर भी वो जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि हमारे देश की चुनाव व्यवस्था ही ऐसी है कि अपने प्रतिद्वंदियों में जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीता कहलाएगा। तो इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के आधे से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे ही जीत गए थे, क्योंकि आपको बहुमत प्राप्त करना नहीं है, आपको जो चुनाव क्षेत्र है उनको जीतने के लिए बहुमत नहीं चाहिए, आपको सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए। अभी ये आपको बात समझ में नहीं आएगी, अभी समझाता हूं मैं। ये समझ में आ रही है? आपको तो आ रही है, मैं जानता हूं उस्ताद, ठीक है, इनको नहीं आएगी ना। चलो मैं बताता हूं। जैसा कि आपने जान लिया कि हमारे लोकसभा के इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में हमारी कितनी सीटें हैं उस समय? 489। समझ रहे हैं? तो हमने पूरे भारत को 489 सीट्स में डिवाइड कर दिया था। 489 सीट्स में। सीट का अरे यार, मतलब क्षेत्रों में कि इतने क्षेत्रों में चुनाव कराए जाएंगे। मतलब हमने अपने भारत को आसानी से उसको मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन, उस कह सकते हो आप कि उसको सही ढंग से चलाने के लिए हमने अपने भारत को इतने भागों में बांट लिया था, जिससे कि हर एक भाग से एक व्यक्ति उस क्षेत्र का प्रतिनिधि बनकर चला आए, जिससे कि हम उस क्षेत्र की समस्याओं को सुन सके, समझ सके और उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सके इस व्यक्ति के माध्यम से। तो हमने अपने देश को सही ढंग से चलाने के लिए अपने राष्ट्रीय विधायिका में इतने सदस्य बुलाए थे पहले चुनाव में इतने सदस्य, जिससे कि हम अपने देश को सही ढंग से चला सके। तो हमने अपने क्षेत्र को, अपने देश को इतने भागों में बांट दिया था। किसके, कौन सी विधानसभा के लिए? राष्ट्रीय विधानसभा के लिए। हमारे देश में 2 विधानसभाएं हैं, पहले जान लो, 2 प्रकार की। एक है राष्ट्रीय विधानसभा जिसे हम संसद कहते हैं, और एक है राज्य की विधानसभाएं, जैसे आपकी उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, राजस्थान सरकार। ये क्या, कौन सी विधानसभाएं हैं? राज्य की विधानसभाएं हैं। यहाँ के सदस्यों को विधायक कहा जाता है और यहाँ के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। सांसद राष्ट्रीय विधायिका के सदस्यों को कहा जाता है। फिर से सुन लो, राष्ट्रीय विधायिका के सदस्यों को सांसद कहा जाता है और राज्य की विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। विधायक, सांसद ज्यादा ताकतवर होता है, विधायक कम ताकतवर होता है। याद रखना ये बात। एक सांसद के अंदर 4-5 विधायक आ जाते हैं, एक सांसद के अंदर 4-5 विधायक आ जाते हैं आराम से। लेकिन एक, समझ में आई बात कि नहीं? तो ज्यादा कौन ताकतवर है? आपका सांसद, क्योंकि वो राष्ट्रीय विधायिका में आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, देश की संसद में, जहां वास्तविक रूप से देश के लिए कानून का निर्माण किया जाता। तो इसीलिए हमने उस समय अपने देश को 489 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, और हर पार्ट में इलेक्शन होता है। हर पार्ट में मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हुए, हमने पूरे देश को ऐसे बांट रखा है, ठीक है। तो पहले क्षेत्र में चुनाव हुए, तो इसमें 4 कैंडिडेट A, B, C, D। तो इनमें से अब मान लो B कैंडिडेट को इन तीनों से सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो B कैंडिडेट जीत जाता है। तो पूरे अपने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? फिर B करता है। तो ऐसे ही पूरे के पूरे 489 सीट्स पर ऐसे ही इलेक्शन कराया जाता है, और जो अपने अपने प्रतिद्वंदियों से ज्यादा वोट पाता है वो जीता हुआ चुन लिया कहलाता है। तो इसी प्रकार से ये जो लोग होते हैं, जो जीते हुए लोग होते हैं, ये किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। तो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा
प्रतिनिधि जीतते हैं, फिर उस पार्टी की सरकार बनती है। और अगर उसको बहुमत मिला होता है तो वो अपने दम पर सरकार बना लेती है, और अगर उसे बहुमत नहीं मिला हुआ था तो वो फिर गठबंधन करती है दूसरे पार्टी के लोगों के साथ, फिर अपनी सरकार बनाती है। फिर ये जीते हुए लोग तय करते हैं कि इनका प्रतिनिधि कौन बनेगा, इनका प्रतिनिधि कौन बनेगा, और वही व्यक्ति फिर देश का क्या बनता है, प्रधानमंत्री। क्या बनता है, प्रधानमंत्री। अभी भी समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से, क्या आया? अभी भी नहीं आया है? मैं समझा दूंगा। हाँ, मैं समझा दूंगा स्कूल में। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो समझाना इनको, अब ना समझ में आए फिर मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे सुनो। तो कांग्रेस की जीत के पीछे इस सिस्टम का भी बहुत बड़ा योगदान था। इस सिस्टम ने भी कांग्रेस को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वो थी फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, ठीक है। सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली के तरीके को अपनाया गया। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त सीटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज्यादा सीटें हासिल होती हैं। यही चीज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड़े तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से कहीं ज्यादा होंगे, लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बंट गए। इस तरह कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे रही और उसने ज्यादा सीटें जीती। तो इस सिस्टम के कारण, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के कारण कांग्रेस को वोट तो कम मिले लेकिन सीटें बहुत ज्यादा मिली। क्यों? क्योंकि उसके प्रतिद्वंदी हर निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं ज्यादा वोट प्राप्त करते थे और जीत जाते थे। जैसे अभी देखो, अभी आपको मैंने बता दी, आप दोनों ने भी सन्नी के बराबर ही वोट पाया है, लेकिन आप दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, इसलिए आपके वोट बट गए हैं। और सन्नी को अकेले उतने वोट मिल गए, इसीलिए सन्नी को इस क्षेत्र का नेता या विधायक या सांसद चुन लिया गया है। समझ में आई बात? तो ये क्यों हुआ? ये हमारी चुनाव प्रणाली के कारण। और वो चुनाव प्रणाली क्या है? सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली। उसके कारण सन्नी को इस क्षेत्र का नेता चुन लिया जाता है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को भी अगर हम वोट देखें, वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो कांग्रेस पार्टी को वोट ज्यादा नहीं मिले थे, लेकिन उस तरह से देखें, सीट के मुताबिक देखें, तो कांग्रेस पार्टी को सीट बहुत ज्यादा मिली हुई थी। इसीलिए तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनती है, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा उम्मीदवार जीतकर आते हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी तीनों आम चुनाव में दबदबा कायम करके रखती है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।